प्रिय दोस्तों, मित्रों, पिछले शासन व्यवस्था पर करे हुए 2 वीडियोज में मैंने यह कोशिश करी कि आपको ये बताने का प्रयास रहा मेरा कि हम जिस शासन व्यवस्था में आज हैं, हम भले ही सोचें कि अमुक दल आ गया, अमुक दल आ गया। दरअसल इन दलों में कुछ नहीं है, कुछ इनके ऊपर लोग हैं जो इन दलों को चला रहे हैं। तो हमने पिछले दोनों वीडियोस में, जिनका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हमने ये बताने की कोशिश करी कि शासन व्यवस्था छोटे में अगर आप समझना चाहें तो आम व्यक्ति की जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक है धार्मिक व्यवस्था और एक है प्रशासकीय व्यवस्था। इसमें पुलिस आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ गया, ये एक प्रशासकीय व्यवस्था। और एक धर्म का नाम से कि आपको सत्य बोलना चाहिए, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये किसी भी धर्म, और फिर उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य धर्मों को बीच में एक दूसरे के प्रति मतलब वैर विरोधी भाषा करवानी। तो लेकिन इनके ऊपर हमारे पास जो राजनीतिक तंत्र है, जिसे हम ये समझते हैं कि ये राजनीतिक तंत्र हमें देगा, और बीच में हमें शब्द दिया गया जिसको आप कहते हैं लोकतंत्र, जिसमें कह दिया संविधान बहुत बढ़िया बड़ा है जी, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। तो लोकतंत्र संविधान को समझाने के लिए आपको पता है 4 स्तंभ दिए गए। तो उन स्तंभों की क्या भूमिका है वो भी मैं पिछली बार आपसे बात कर चुका। फिर आया कि उन स्तंभों के ऊपर हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए हमारे पास कुछ कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जो चलाते हैं। और वो कॉरपोरेट सेक्टर मतलब किसी भी सरकार में हो, वो कॉरपोरेट सेक्टर उस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर की फंडिंग से ही मीडिया चलता है, और कॉरपोरेट सेक्टर की फंडिंग से ही आज की तारीख में तथाकथित रूप से जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, इसमें राजा चुना जाता है। तो उनकी फंडिंग मीडिया को होती है, और मीडिया से आपके दिमाग को कंट्रोल किया जाता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। ये कभी भी किसी को बना करके आगे सामने रख देते हैं। उसके बाद आया कि जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, जो कॉरपोरेट घराने हैं, हम सिर्फ भारत के कुछ कॉरपोरेट घरानों के बारे में जानते हैं। हम टाटा कह देंगे, अंबानी कह देंगे, बिरला कह देंगे, अडानी कह देंगे, ये हमें कुछ नाम पता है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये भी किसी और के दबाव में, क्योंकि हर एक को काम करना पड़ता है अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए। कहीं बैंकों से धन लेकर के अपने व्यवसाय को बढ़ाया जाता है। तो बैंकों से इंटरनेशनल जो इनकी संधियां आपस में होती है दूसरे, जिन कंपनियों को ये चलाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए रिलायंस का पेट्रोलियम है, तो रिलायंस पेट्रोलियम के लिए पेट्रोल भारत में तो नहीं बनाते, वो फिर रिफाइनरी भारत की तो नहीं है। तो वो पेट्रोल की रिफाइनरी तो भारत की है, पेट्रोल तो भारत से आता है। तो वो पेट्रोल कहाँ से आएगा? जिस संस्था से आएगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसीलिए विदेशी, आप देखेंगे आजकल पेट्रोल की बात होती है तो कहते हैं जी बैरल का भाव बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी हो रहा है, इसका मतलब आप विदेशी भाव पर आश्रित हैं। तो विदेशी कंपनियों पर वो वाले हमारे घराने भी आश्रित हो जाते हैं। ये हमने पिछली बार देखा। अब आगे जो विदेशी जो है साझी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो विदेशी साझी का अर्थ है वो विदेशी लोग जिन्होंने भारत में अपना साझा कर लिया किसी के साथ कि तुम ये काम कर दो, या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कहने से ही शुरू से बहुराष्ट्रीय माने मल्टीनेशनल, जो दूसरे देशों से या कई देशों में काम करती है। ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी जो भारत की साझी कंपनी, ये कर क्या रही है? घुमा फिरा के आपके संसाधनों पर अधिकार है। प्राकृतिक संसाधनों को लेने का काम ये कंपनियां करती हैं। देखिए, पानी कुछ समय पहले हमारे यहाँ मुफ्त में मिलता था। आज पानी इस नाम पर के शुद्धिकरण करके हम बोतलों में डाल के दे रहे हैं। तो कई सारी कंपनियां आ गई हैं, एक्वाफिना आ गई, बिस्लेरी शुरुआत में आई, वगैरह वगैरह, ये सारी कंपनियां आ गई। तो आपके संसाधनों में भी आपका पानी 20 रुपए की बोतल में बिकने लगा। इसी प्रकार आपके जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग, धरती के नीचे कितने खनिज हैं, कितना है, उन सब का उपयोग, आपकी धरतियों का उपयोग ये लोग सस्ते दाम में कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसानों को खेती से हटा करके उस जमीन का अधिग्रहण सरकारें कर रही हैं, और वो सरकारें फिर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जमीनें दे रही हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब लेकिन इसमें एक बात आप समझिएगा, ये सारा काम किया जाता है कि हम आपका भला कर रहे हैं। जब किसान से जमीन ली जाती है तो उसको कहा जाता है यहाँ पर बड़ी कंपनी लगेगी, तुम्हें रोजगार मिलेगा। तो पहली बात, किसान अपनी खेती से गया, अपने फसल से गया,
अपने घर के दानों से गया। वो कम कमाता था, ज्यादा कमाता था, वो एक बाद की बात है। वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह बना करके किसान को गरीब किया गया, वो बाद की बात है। लेकिन किसान अपने दानों से तो गया, अब उसको दाने बाजार से खरीदने हैं। जहां रोजगार की बारी आएगी, आपका किसान उस इलाके का या उस इलाके का किसान का बच्चा वहां पर सिर्फ मजदूरी के काम को आएगा, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी लगेगी उसमें जो टेक्नोक्रेट चाहिए, जो पढ़े लिखे चाहिए, वो हमेशा वो बाहर से लिए जाएंगे। कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी जो आपके गांव में कोई इंडस्ट्री लगाती है, कोई ये नहीं कहती कि हम आपके लोगों के लिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलती है और उस ट्रेनिंग सेंटर के बाद वो लोग ट्रेनी होके हमारी कंपनी में आएंगे, ये कोई नहीं करता। और बात भी ठीक है, क्योंकि जो कंपनी चलाने वाला व्यक्ति है उसको मुनाफे से मतलब है। वो आपकी ट्रेनिंग पर पैसा क्यों लगाएगा, उसको नहीं कहीं मिलेगा तो आपकी ट्रेनिंग भी लगा देगा। ये समझिएगा कंपनी का मूलभूत उद्देश्य धन कमाना। तो संसाधनों पर अधिकार इस तरह करते हैं। अब आगे चलते हैं, कैसी कंपनी है? आपने नाम सुना होगा, ड्यूपॉन्ट, मॉन्सेंटो, आईबीएम, एनवाईएसई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज भी कंपनी की तरह काम करती है, इसको चलाने वाले कुछ लोग हैं। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का भी है, बीएसई, एनएसई है, ये सब एक्सचेंज में क्या है, भारत का कुल 3 से 5% लोगों से ज्यादा पैसा नहीं लगाता। और हमें स्टॉक एक्सचेंज की बढ़ोतरी पर यह सिखा दिया जाता है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है तो भारत बड़ी प्रगति कर रहा है। तथाकथित बुद्धिशील व्यक्ति इसको तरक्की मानते, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ और बढ़ रहा है। असल में कहीं से कंपनी का हुआ, देखिए सैद्धांतिक रूप से ये स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये था कि एक कंपनी अपने काम को एक्सपैंड करना चाहती है और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो आम लोगों को अपने कंपनी के शेयर बन भेजेगी या उनको इनका भागीदार बनाएगी, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, जितना भी, और जो उसका मुनाफा होगा उसके अनुरूप उसको दे दिया जाए। ये एक कायदे में स्टॉक एक्सचेंज का सैद्धांतिक रूप से ये है, लेकिन ये कभी होता नहीं। और इसका बहुत बड़ा भांडा फूट गया आपके पास जिस समय कोरोना भारत में आया, 2020 के आसपास। भारत क्या, पूरे विश्व जब कोरोना आया, क्या मैं तो कहता हूँ लाया गया, उस समय आप देखिए पूरे विश्व के अंदर सब चीजें बंद थी, लॉकडाउन बंद था, इंडस्ट्रीज बंद थी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज चलता रहा और बढ़ता रहा। इसका मतलब जो बड़े लिखे लोग, जो जिनका उसमें पैसा लगा था, वो पैसा उसमें निकाल सकते थे, पैसे की कीमत बढ़ा करके। मरा कौन? जो गरीब, जो उस समय इन्वेस्ट नहीं करता, बाद में जब बेचने की बारी है स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ। तो ये कंपनी है। अब आईबीएम जैसी कंपनी को समझिए, आपको लगता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ये कोई बिजनेस मशीन के साथ इन सब का काम किसी ना किसी तरीके से पेट्रोलियम, एक्सप्लोसिव, वॉर इंडस्ट्री में लगा हुआ है। फाइजर फार्मा इंडस्ट्री में लगा हुआ है, एक्सॉन मोबाइल, ये तो है ही पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम का एक नेक्सस है, फार्मा का एक अलग नेक्सस है। तो पेट्रोलियम, फार्मा और वॉर इंडस्ट्री, एक्चुअली वॉर इंडस्ट्री भी कहां से बन रही है, बन तो पेट्रोलियम से रही है ना, उस सामान से। तो और अगर आप देखें तो फार्मा ही पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। जो हमारे पास एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है, उसमें जो दवाइयां इस्तेमाल होती है, उसमें एक शब्द दिया जाता है एपीआई। मैं आपको इसके लिए छोटा बता रहा हूं, आप खुद स्टडी कीजिएगा। वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है, वो हमेशा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। तो पेट्रोल और इससे ये सब जोड़ने वाली ये कंपनियां हैं। आप कल्पना करें, आज की तारीख में लगभग 45 दिन का युद्ध हो चुका है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में है। और जो लोग पुराने समय, जिन लोगों ने 60, 62, 65, 70 तक जन्म लिया, या उसके बाद याद रखें कि 71 में 10 दिसंबर 2071 से लेकर 17 दिसंबर 2071, मैंने कुल 7 दिनों में पूरा बांग्लादेश भारत ने एक्वायर करवा के मुक्ति वाहिनी सेना को छुड़वा दिया था। भारत लाहौर के पास पहुंच गया था। मतलब इतनी जगहों पर भारत की सेना उस जमाने में, पुराने समय पे, जब मतलब फेस टू फेस सोल्जर्स का युद्ध होता था, पीछे से गाइडेड मिसाइल, मतलब ये सब होता था, बॉम्ब वगैरह चलते थे, लेकिन वो टैंक तक या मशीन गन्स तक थे। अब तो मिसाइल्स इतनी यूज होती है, उसके बावजूद 40-45 दिन तक कोई युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। यूक्रेन को उसने कैप्चर करना है, कर नहीं रहा। दोनों एक दूसरे से बातें कर रही हैं। इसीलिए आपको पता लगना चाहिए ये युद्ध भी प्रायोजित है, क्योंकि इसके साथ अगर आप देखेंगे कि अमेरिकन कंपनियां या यूरोपियन कंपनीज जिनका भी वॉर इंडस्ट्री जिनकी है, उनके शेयर्स देखिए कितने बढ़ चुके हैं, 45 से 60% से 100% तक उनका कीमत बढ़ चुकी है। तो ये वॉर इंडस्ट्री उनके लिए है कि वो वॉर हो तो उनको चले। और ये वॉर कहां से, इसकी वॉर की इंडस्ट्री एक्सप्लोसिव कहां से है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम का नेक्सस, फार्मा का नेक्सस, और तीसरा जुड़ जाता है बैंकिंग का नेक्सस।
आइए, अब ये लोग खेल कैसे खेलती हैं? ये खेल खेलते हैं कर और ब्याज से राजस्व लेकर के, बैंकों से ऋण लेकर के, क्योंकि उस पर क्या होता है, जब सरकार की प्रायोजित या सरकारी किसी व्यक्ति के इस पर मतलब आधिकारिक रूप से सरकारी व्यक्ति की खुद की कंपनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको उदाहरण दूं, 2009 में भारत में स्वाइन फ्लू आया और उसकी दवाई बनाई टेमी फ्लू। वो बनाने वाला व्यक्ति कौन था? डिक चेनी। और डिक चेनी क्या था? जॉर्ज बुश के उसमें डिफेंस का मिनिस्टर था। मतलब मिनिस्टर की खुद की कंपनी है, उसी ने बीमारी मंगवाई, उसी ने वो काम किया। अगर आप एक एक को स्टडी करेंगे तब आपको पता लगेगा कितने गहरे अंदर तक इनके तार जुड़े हुए हैं। तो जो सरकार की कंपनी होगी, सरकार उसको टैक्स में रिबेट भी करवा देगी। जब टैक्स में रिबेट मिल जाएगी, सरकार उसको सस्ता बैंक लोन भी उपलब्ध करा देगी। आप चाहे तो आप रुचि सोया की अभी रिसेंट कहानी पढ़ लीजिए, कहीं पे टाइप करिएगा रुचि सोया स्टोरी, आपको 50 वीडियो मिल जाएंगी, 50 उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये क्या है? जिस पर सरकारों का वरदस्त होगा वो उसको अपने लिहाज से बदल सकते हैं। अब आगे इसको और समझिए। ये जो अंतरराष्ट्रीय संधियां या समझौते होती हैं, ये भारत को या किसी भी देश को बाध्य करने के लिए काफी होती है। अब इन संधियों के बारे में आपको कुछ समझना है, और समझना आपको ये पड़ेगा कि ये संधियां हुई कब थी। अब कुछ इतिहास पर ध्यान दीजिए। देखिए, 1939 से लेकर 1945 के बीच में आपका 6 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 14 से 19 तक, 1914 से 1919 तक 5 साल का ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसमें भारत की सेना ने जो काम किया, जो भी कहानी वगैरह आपने पढ़ी होगी, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया। उधर भारत छोड़ो आंदोलन चला, गरम दल, नरम दल, वो सब आपने पढ़ा हुआ इतिहास में। मैं उसकी बात को नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसके पीछे के आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारे पास आज की तारीख में WTO बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके वैश्विक व्यापार को। ये किसका भाई है? ये गैट समझौते का भाई है। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ बना था 1948 में। अभी विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संधियां 1950 से पहले बहुत सी संधियां बन गई। माने जब तक भारत को गणतंत्र बनाया गया तथाकथित रूप से, तब तक इतनी संधियों में भारत साइन कर चुका था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बना 1948 में। अगली देखिए, संयुक्त राष्ट्र, ये बनाया गया 1945 के अंदर। और ये देखिए, विश्व बैंक बनाया गया 1944 के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, अभी विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ, 45 में समाप्त हुआ। समाप्त होने से पहले ही आपने वर्ल्ड बैंक बना दिया, जिसका काम था जो देश जहां पे मतलब आधिकारिक रूप से क्या बताया, जिन देशों का नुकसान हो गया है उन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए हम वर्ल्ड बैंक बना रहे हैं, जो उन देशों को सस्ते ब्याज पर मतलब लोन देगा या जो भी करेगा जिससे वो देश दोबारा खड़े हो सके। लेकिन ये कब किया गया? जिस समय अभी युद्ध चल रहा था। मतलब ये युद्ध कब तक चलेगा, या तो इनको पहले पता था, क्योंकि युद्ध, देखिए, कोई बीमारी होती है तो एक बीमारी के समाप्त होने के बाद डॉक्टर कहता है मैं अब आप पुराने रोग से निकल गए हैं, अब आपको मैं दूसरा ट्रीटमेंट करूंगा। एक पुरानी बीमारी खत्म होने के बाद ही करेगा। अब यही जहां पर अभी विश्व युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन आपने वर्ल्ड बैंक 1944 में बना दिया। और उस ये जितने भी मैंने आपके सामने देखिए, गैट एग्रीमेंट, WHO एग्रीमेंट, UN एग्रीमेंट, ये सारे आप ध्यान दीजिएगा 47 से पहले इसमें से जो संगठन बने, 47 से 50 माने सन, आप गणतंत्र दिवस देखिए 25 अपना 26 जनवरी 1950 का है, तो 26 जनवरी 1950 से पहले ये सारी संधियां आप ऑलरेडी साइन कर चुके। तो इन सारी संधियों ने क्या किया, अब आगे समझिए। और संधियां देखिए, एक बना बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, एक जगह का पैसा दूसरी जगह पर किस तरीके से जाएगा, इसको चलाने की व्यवस्था बनाई गई 1930 में। फिर बनाया वर्ल्ड बैंक 44 में, ये तो हम बात कर चुके हैं। फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बनाया गया, IMF। ये वर्ल्ड बैंक की सब्सिडी संस्था है। दोनों के नियमावली में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन एक दूसरे को मदद करती है। माने वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशनैलिटीज है, IMF की उसकी बहन भाई कंडीशनैलिटीज। फिर आया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट 1944 में। एक ध्यान देने की बात है, 44 के अंदर आपने वर्ल्ड बैंक, IB रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक बना दिया। मतलब आपको एक साल भर बाद अभी युद्ध समाप्त होना है, आपने उससे पहले ये व्यवस्थाएं बना दी है कि पैसा कैसे दिया जाना है। इसका कहीं ना कहीं अर्थ ये निकलता है कि आपको पहले मालूम था कि ये चीजें होने वाली है। और फिर बनाया आपने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC,
ये भी पूरे देशों को पैसा देने का काम करता है। ये सारी संस्थाएं 1950-55, अब आखिरी संस्था आपके सामने है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956। अब इनसे हुआ क्या, पहले वाली जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सबसे पहले आपके संसाधनों को कंट्रोल किया, उससे पहले माइंड कंट्रोल वगैरह कैसे वो पहले बता चुका हूं। अब उसके बाद इन सब ने मिलकर क्या किया, आपका फाइनेंस कंट्रोल कर, पूरा धन इनके पास आ गया इन्हीं संस्थाओं की मदद से। हम भले ही समझते रहे कि हमारे हाथ में क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन पूरी संस्थाओं ने मिलकर आपके सामने कॉर्पोरेट का फाइनेंस संभाल दिया। तो दो चीजों का आपके कंट्रोल हो गया, जो आपकी राजनीतिक दलों को शायद मालूम भी नहीं होगा, या मालूम होगा तो उसके ऊपर चल नहीं पाते, क्योंकि इन संधियों में वो जकड़े हुए हैं। उनको कह दिया गया कि आप इन संधियों से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हम आपको इतनी लीवरेज दे देंगे, आप अपने नाम पर ये अपनी कंट्री में करते रहिए, अपना नाम खड़ा करके। और ये हमेशा होता है, एक दल आएगा, जब उस दल की पीक खत्म होगी तो दूसरा दल पैदा कर दिया जाएगा। तो ये हर बार होता रहता है, क्योंकि उसको चलाने वाले भी ये लोग हैं। तो जिसके हाथ में पैसा है, अच्छा आज हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा जिसके हाथ में वही सबको कंट्रोल करेगा। तो आप देखिए पूरे विश्व का फाइनेंस को कंट्रोल करने का तरीका इन लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है। जो भी है इनके पीछे की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो उनके हाथ में सारी पूरे विश्व की सत्ताएं आ गई, या हमारे गांव में किसी के पास सत्ता रही। हमें लोगों को ये पता नहीं है कि सत्ताएं असल में किसके हाथ में। हम समझते हैं कि ए दल आएगा या बी दल आएगा या सी दल आएगा, उससे हमारी बेहतरी हो जाएगी। आप समझिए इनसे बाहर, अच्छा ये जो एग्रीमेंट्स इन्होंने किए हुए हैं, इसकी कंडीशनैलिटीज जो हुई पड़ी हैं, आपको इन कंडीशंस के बारे में जानकारी भी पहली बात नहीं दी जाएगी, ना कहीं पढ़ाया जाता है, और कोई राजनीतिक नेता इस पर बात कभी नहीं करता। जैसे यूएन बना रखा है यूनाइटेड नेशन, उस नेशन में भारत का 1 वोट है तो अमेरिका के 8 वोट है। सब जगह दुनिया में डेमोक्रेसी का डंका पीटते हैं, हमारा देश डेमोक्रेटिक है। अगर डेमोक्रेटिक है तो यूएन में तुम्हारे 8 वोट कैसे हैं भाई? ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे आपको समझना पड़ेगा। तो संसाधनों पर कंट्रोल माने रिसोर्सेज को कंट्रोल, और फाइनेंस को कंट्रोल, ये दोनों कंट्रोल आप देखिए 1950 से पहले पूरे विश्व के इन सत्ताओं के पास जा चुके हैं। उसके बाद आपको आजादी जरूर दे दी, लेकिन आपके आज की तारीख में भी आपके फाइनेंसेस सारे कंट्रोल में हैं। इससे आगे कौन इसको कौन कंट्रोल करता है, या इस पर कौन बात करता है, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूं आपको यहां तक की बात क्लियर हुई। धन्यवाद।